भूल भूल तो नहीं रहे हो? हाँ, सिर्फ मस्ती चल रही है। तो देखो पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहो, मस्ती भी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान है क्या? आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या क्या पढ़ा था अपन ने? मेरे ख्याल से अपन ने मेसोमेरिक के फैक्टर पढ़ लिए थे, कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ ली थी, और देन उसके बाद हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की भी प्रैक्टिस की थी। क्लियर? अब एसिडिक स्ट्रेंथ में हम उसी के आगे बच्चों थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे उनमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट सही है, इसका मतलब तब परफेक्टली वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ आप कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ तगड़े क्वेश्चन करेंगे आज हम यहां पर। किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने पता है मेसोमेरिक बहुत अच्छे से सीख रखा है, मेसोमेरिक के यूज बहुत अच्छे से सीख रखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए मेसोमेरिक में कि अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम देखते हैं वहाँ प्लस एम माइनस एम है, कैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडक्टिव शो करेगा या रेजोनेंस फैक्टर शो करेगा। क्या ये सारी बातें अपन ने सीख रखी है? तो अपन ने सिंपल सी बात यही की है कि अगर कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो पक्की बात है वो ग्रुप क्या शो करेंगे? रेजोनेंस फैक्टर शो करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मेटा पोजीशन पे है तो वहां रेजोनेंस फैक्टर क्या होगा? शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या शो होगा? इंडक्टिव शो होगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है? तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और उन क्वेश्चंस को आप जरा सॉल्व करो, क्योंकि कल अपन ने प्रैक्टिस की थी भाई, तो भूलो मत और चीजों को करते रहो, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, करो जरा। आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, क्या कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। चलिए अब कंपाउंड 1 2 एंड 3, आपके पास गिवन कंपाउंड है 1 2 3। आपको कंपेयर करना है ऑर्डर ऑफ Ka। Ka का मतलब क्या है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसका ऑर्डर पूछा जा रहा है यहाँ पर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्लियर? तो चलिए कोशिश करिए, सॉल्व करिए। मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन करेंगे अपन। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आज अपन नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। बात करें HA, HB एंड HC। क्लियर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं इन दोनों क्वेश्चंस में, क्लियर हो जाएगा, फिर अपन नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। तो मुझे बताएं पहले क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे निकालोगे भाई? क्या सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रिमूव करना होता है? एसिडिक H रिमूव करना होता है। एसिडिक H रिमूव करने की बारी आएगी तो कहां से आएगी? क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा एसिडिक H है, क्योंकि बाकी सब कार्बन है और उनसे H निकालना अच्छी बात नहीं है कंपेयर टू NH2। तो बताओ मेरे पास माइनस कहाँ आएगा? N के ऊपर आएगा। सेकेंड वाले कंपाउंड में देखो तो O पे माइनस आएगा और थर्ड वाले में भी O पे माइनस आएगा। क्या इतनी बात क्लियर होती है? अब सिंपल फैक्टर की बात है बच्चों की नेगेटिव की स्टेबिलिटी वहां स्टेबल होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? हाई हो। इसका मतलब अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए O की अच्छी होती है या N की, तो आपको समझ में आएगा नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव की स्टेबिलिटी 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल होगी, 1 में थोड़ी कम स्टेबल होगी। आप ये मत सोचो कि सर 3 में तो डोनेट कर रहा है और फर्स्ट में तो विड्रॉ कर रहा है, तो अच्छी बात है विड्रॉ करना, नेगेटिव के लिए बेस्ट होता है। लेकिन बच्चों सबसे पहले ये देखो कि नेगेटिव कहां पर क्रिएट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगेटिव क्रिएट कहां पे हो रहा है। तो मुझे बताओ नेगेटिव कहां क्रिएट हो रहा है? N पे। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो सबसे लास्ट आने वाला है, क्योंकि वो सबसे लेस स्टेबल है नेगेटिव का। बात करते हैं 2 एंड 3। क्या 2 एंड 3 दोनों में O पे नेगेटिव है? और बच्चों O पे नेगेटिव है तो मुझे बताएं सेकंड में ऐसा क्या है और थर्ड में ऐसा क्या है जिससे हम चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिससे हम चीजों को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मुझे बताएं क्या यहां Cl ग्रुप -I ग्रुप है और यहां मैथिल ग्रुप +H ग्रुप है। इसका मतलब थर्ड में डोनेशन है और 2 में विड्रॉइंग फैक्टर है। नेगेटिव को हमेशा क्या चाहिए? विड्रॉइंग टेंडेंसी। आंसर इज 2 3 1। समझ में आ गई? क्लियर बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें।
करना क्या है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आप सिंपल सी बात है वहां क्या करें, HA, HB और HC को निकाल कर देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बात करूं अगर HA निकालने की तो नेगेटिव यहां आएगा, HB निकालने की तो नेगेटिव यहां आएगा और HC निकालने की नेगेटिव यहां आएगा। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जो HA है उसकी जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इस पूरे कंपाउंड को क्या बना रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, एरोमेटिक। इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन हो गया, एरोमेटिक टेंडेंसी। बात करें HB और HC की तो मुझे बताओ HB और HC में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो HA जब निकलेगा तब तो एरोमेटिक बन रहा है, HB और HC निकल रहे हैं तो HB में रेजोनेंस है लेकिन HC में तो रेजोनेंस भी नहीं है। इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या होगा बच्चों, सबसे बेस्ट होगा A, देन बच्चों HB क्योंकि रेजोनेंस है और देन HC। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आपको निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। नोट कर ले बच्चों इसे। तो इस तरीके से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ये सीखा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप अच्छे से अगर समझेंगे तो वो दिक्कत भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्लियर बात है। तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन चीजों को आप ध्यान रखना। जब मैं आपको समझाऊं कि कॉन्सेप्ट है तो उस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ, क्या मुझे फिनॉल बनाना आता है और ऑर्थो पे क्या लगा दूंगा, नाइट्रो। इसे नाम क्या देते हैं बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सही बात है। सेकंड है मेटा नाइट्रोफिनॉल। सेकंड क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। और थर्ड है बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल। थर्ड क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसका नाम आप ध्यान रखें क्योंकि कभी भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन नाम के द्वारा ही पूछे जाते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां हमेशा नाम पूछा जाता है, कभी भी आपको कंपाउंड ड्रॉ करके नहीं देगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्या करके देगा, क्या देगा वो, गिवन, सिर्फ और सिर्फ नाम। तो आपको नाम से फिगर बनाना आना चाहिए, कंपलसरी है बच्चों, इसके लिए ध्यान रखिएगा आप। एंड थर्ड वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। थर्ड वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या लिख सकता हूं, P फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। तो अब मुझे बताएं इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो अब आप चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात अगर आपको पता चले तो आपने ये देखा कि यहां पर एसिडिक H है, यहां एसिडिक H है और यहां एसिडिक H है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पे है और ऑर्थो पोजीशन पे ये -m शो करता है, ये मुझे क्लियर पता है। क्या ये मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे बच्चों हमेशा इंडक्टिव होता है और इंडक्टिव NO2 क्या शो करेगा, -I। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है। अब बात करें अगर पैरा पोजीशन की, तो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक के थ्रू ये क्या करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि सर इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मेटा नाइट्रोफिनॉल सबसे लेस एसिडिक होगा। क्यों लेस एसिडिक होगा, क्योंकि यहां पर तो मेसोमेरिक के थ्रू विड्रॉइंग फैक्टर है और यहां इंडक्टिव के थ्रू है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये सबसे लेस एसिडिक होगा, ये मुझे पता है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि सर ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप ऐसे सोचोगे कि यार ऑर्थो पे भी NO2 लगा है, पैरा पे भी NO2 लगा है, और NO2 में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेसोमेरिक फैक्टर डिस्टेंस डिपेंडेंट हो। नहीं बच्चों, मेसोमेरिक फैक्टर हमेशा ऐसा होता है कि ये ऑर्थो पे लगे या पैरा पे लगे सेम लगता है, और जब सेम लगता है तो हम आंसर किसे करते हैं, इंडक्टिव से। तो आंसर आना चाहिए था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था,
पैरानाइट्रोफिनॉल से। लेकिन ये यहां पर थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, इसका रीजन क्या है समझेंगे। अगर मैं यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चों क्या होता है, इस O पर हाईली डेल नेगेटिव आता है, इस H पर हाईली डेल पॉजिटिव आता है, और इन हाईली डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको हम, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, सेम कंपाउंड में। आपने स्कूल्स में देखे होंगे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होता था, अपने स्कूल में ही, कोई बाहर से बच्चा नहीं आता था। वैसे ही यहां जो पूरी प्रॉपर्टी शो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपाउंड में शो हो रही है, जिसकी वजह से ये NO2 इस H प्लस को अपनी तरफ क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो इस H प्लस को अपनी तरफ क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है। तो मुझे बताएं H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या H प्लस को डोनेट करने की टेंडेंसी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ही तो कहलाती है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू H खींच रहा है, ये अच्छा खासा कंटेंट में H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन यार अगर मेरे पास यही चीज पैरा में लगी हो तो क्या होता है, उसे भी ध्यान से देखें। जब मेरे पास ये पैरानाइट्रोफिनॉल आता है बच्चों, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहां पर होती है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वर्ड को बहुत ध्यान से सुने, कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। मतलब क्या हुआ, अलग अलग कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे आप बताओ एक्सटेंट किस में ज्यादा है, किस में टेंडेंसी आपको ज्यादा दिख रही है H प्लस को अपनी तरफ खींचने की, ऑर्थो में दिख रही है या पैरा में दिख रही है। आपको क्लियरली पता चलेगा बच्चों कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अधिक होती है, हाई होती है, उसकी टेंडेंसी अच्छी होती है। तो मुझे बताओ पैरानाइट्रोफिनॉल में H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। इसी रीजन से बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। एग्जाम में आ चुका है जेई में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसको। देन आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड देन आता है मेटानाइट्रोफिनॉल। तो इन चीजों को आप नोट कर लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें बच्चों इसे। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया। तो आपने ये देखा कि अगर मेरे पास कहीं भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर से कम अच्छी होती है, कम पावरफुल होती है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मुझे बताएं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट है, यहां कॉन्सेप्ट आने वाला है बच्चों। कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्या नाम है, ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा क्या है ये ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है, चीज़ों को पहले थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं अच्छे से कराऊंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक टेंडेंसी है जहाँ पर मैंने इस बेंजीन रिंग को लिया और बेंजीन रिंग से मैंने ग्रुप G को ऐड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक बेंजीन रिंग मैंने ली और बेंजीन रिंग से मैंने क्या किया, एक ग्रुप को अटैच कर दिया। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन में मैंने क्या किया बच्चों, इस बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप G अटैच किया और इसके साथ मैंने A ग्रुप भी अटैच कर दिया। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं थर्ड की। थर्ड में भी मैंने एक बेंजीन रिंग किया और बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप G अटैच किया और ग्रुप G के साथ मैंने एक ग्रुप B जोड़ दिया और एक ग्रुप A जोड़ दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस G के साथ इसका कॉन्जुगेशन है, इस G के साथ क्या है, इसका कॉन्जुगेशन है बच्चों किसका, रिंग का, तो मुझे बताएं एक्चुअल में रिंग में क्या होता है। जब हम रेजोनेंस करते हैं तो अगर रिंग में
कैसा भी कंपाउंड लगाओ, अगर वो रेजोनेंस करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो रेजोनेंस करने की टेंडेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब हुआ सिंपल बात में कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। तो मुझे बताइए, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यहां होनी है तो क्या यहां पर कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। क्यों अच्छे से ओवरलैपिंग होगी? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ओवरलैपिंग करनी हो, जब भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करनी होती है, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मेरे अगल और बगल पोजीशंस में हिंड्रेंस पार्टिकल नहीं होने चाहिए, हिंड्रेंस मॉलिक्यूल, हिंड्रेंस ग्रुप नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बेकार ना हो, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर कोई ग्रुप G लगा हुआ है और ये G ग्रुप बल्कि ग्रुप है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप्स नहीं लगे हैं, ना ऑर्थो पर कोई ग्रुप है, ना ही इस ऑर्थो पर कोई ग्रुप है। इसका मतलब जो भी ओवरलैपिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर रेजोनेंस क्या होगा? 100% रेजोनेंस होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछे गए और हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताओ, रेजोनेंस कितने परसेंट होगा यहाँ पर? 100%। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ओवरलैपिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग यहाँ पर बेस्ट होगी। कैसी होगी? बेस्ट होगी। बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। यहां पर कंडीशन क्या रख दी बच्चों? इफ G इज बल्कि एंड A इज ऑल्सो अ बल्कि ग्रुप, ऑल्सो अ बल्कि ग्रुप। अगर मान लीजिए मेरे पास A भी बल्कि है और G ग्रुप भी बल्कि है, अब क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा यार, मेरे को बताइए, अगर मेरे को मार्केट जाना है, मेरे को मार्केट में किसी से मिलना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वो किसी के साथ आए? नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, तो मैं क्या अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा बच्चों। मुझे बताइए, क्या ये ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे इस बेंजीन रिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं इस A ग्रुप का रिपल्शन फैक्टर वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब अगर ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप आ जाता है तो बच्चों ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। तो बताइए, यहां पर मैं लिख सकता हूं लेस देन 100% ओवरलैपिंग। क्या बोल सकता हूं? लेस देन 100% ओवरलैपिंग। मतलब क्या हो रहा है? ऑर्थो पर एक बल्कि ग्रुप है, उस बल्कि ग्रुप की वजह से ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इस बेंजीन रिंग और इस ग्रुप में जो ओवरलैपिंग होनी थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इस ग्रुप का क्या है? हाईली रिपल्शन है। कब रिपल्शन होगा? जब ये बल्कि ग्रुप होगा। अगर ये स्मॉल ग्रुप हुआ तो बच्चों रिपल्शन नहीं होगा। ये कब है? जब ग्रुप्स क्या होने चाहिए? बल्कि होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा बल्कि ग्रुप कौन होते हैं और स्मॉल ग्रुप कौन होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिखवा देता हूं एक पॉइंट। अगर मेरे पास कोई पूछे बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि होता है, जैसे NR3+ बल्कि होता है, NH3+ भी बल्कि होता है बच्चों। R कंटेनिंग ग्रुप जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? बल्कि होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। NO2 क्या होता है? बल्कि होता है। ठीक, तो ये सारे ग्रुप अगर आते हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मेरे पास ये कैसे ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है। लेकिन अगर मैं स्मॉल ग्रुप की बात करूं तो स्मॉल ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों? अगर NH2 है तो वो स्मॉल है, लेकिन अगर NH3+ बन गया तो वो बल्कि है। ऐसे ही OH ग्रुप स्मॉल ग्रुप में आता है, OR ग्रुप भी स्मॉल ग्रुप में आता है, CN ग्रुप भी स्मॉल ग्रुप में आता है। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप में आते हैं। ध्यान रखिएगा आप। तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास A भी बल्कि है और G भी बल्कि है तो क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लेस देन 100% ओवरलैपिंग। क्लियर बात है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिख रहा हूं इफ G
A and B, all three are bulky, all three are bulky groups. सबके सब क्या है? बल्की ग्रुप है. सबके सब क्या है? बल्की ग्रुप है. तो अभी आपने देखा कि यार यहां पर जो ओवरलैपिंग थी ये इसकी वजह से कम हो रही थी, लेकिन यहां पर तो कोई ग्रुप लगा नहीं था, तो यहां पर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग अच्छी हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा था? लेस देन 100% ओवरलैपिंग. लेकिन बच्चों यहां तो ये ग्रुप भी बल्की है, ये भी बल्की है, और साथ ही साथ ये भी बल्की है. तो जब तीनों ग्रुप बल्की हो गए तो मुझे बताओ अब तो बहुत ही कम रिपल्शन है, मतलब बहुत ही कम ओवरलैपिंग होगी. किनके बीच? ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग बिल्कुल कम होगी. और मैं ये सिंपल सी बात समझ सकता हूं कि जब ये बल्की ग्रुप है तो ये इतना रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इतना रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा. तो अब बहुत अच्छी चीज आपने देखी. पहले कंपाउंड प्लेनर थे, पहले कंपाउंड कैसे थे? प्लेनर थे. लेकिन ये बल्की ग्रुप की वजह से रिपल्शन इतना ज्यादा हुआ कि इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इजीली कंपाउंड क्या हो गया? रोटेट हो गया. अब जब रोटेट हो गया तो बताओ ये चीजें क्या प्लेनर रही? नहीं रही. और प्लेनर नहीं रही तो बच्चों मुझे बताओ क्या रेजोनेंस यहां पर होगा? नहीं होगा. तो मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 0% रेजोनेंस. और इसे बोलते हैं बच्चों SIR इफेक्ट. स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस में स्टॉपेज. इनबिलेंस, I का मतलब होता है इनबिलेंस, S का मतलब स्टेरिक, एंड R मींस रेजोनेंस में रुकावट. तो ध्यान रखिएगा ऑर्थो इफेक्ट यहां पर 100% से थोड़ी कम ओवरलैपिंग होती है, और कभी भी अगर दो बल्की ग्रुप आते हैं ऑर्थो पर तो यहां पर रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब दोनों कंपाउंड नॉन प्लेनर हो चुके हैं. क्यों नॉन प्लेनर हुए हैं? क्योंकि रिपल्शन इतना ज्यादा था. उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों प्लेन चेंज कर लेंगे. अब प्लेन चेंज हो गए तो रिपल्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो चलिए नोट कर लीजिए ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको इसकी फील आएगी कि एक्चुअल में ये हमने क्यों पढ़ा. क्लियर? नोट कर लें इसे. आपने ये सीखा कि यहां पर अगर एक बल्की ग्रुप आता है तो ओवरलैपिंग कम अच्छी होती है, लेकिन अगर दोनों के दोनों बल्की ग्रुप आ गए ऑर्थो पोजीशन पे तो वहां रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं होता है. क्या क्लियर बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर? तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि एक्चुअल में हम इसे क्यों पढ़ रहे थे, इसे हम क्यों समझ रहे थे. सुनिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हुआ? बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड. इसे क्या नाम देते हो? बेंजोइक एसिड. ऑर्थो मैथिल बेंजोइक एसिड. ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? मैथिल ग्रुप लगा है. इसको मैं CH3 ग्रुप लिख लेता हूं. अब आप सोचिएगा, मेरा क्वेश्चन है कि कंपाउंड A है और कंपाउंड B है, मुझे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है. बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, अभी मत करिए आप, अभी आप सिर्फ चीज़ों को सुनिए. ये आपके लिए नई चीज़ें हैं, और नई चीज़ जब आती है तो मैं आपको खुद बोलूँगा कि इन्हें आप आराम से सुने. जब प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तो मैं आपको बोलूँगा कि आप करें, बिल्कुल करें. ध्यान दीजिए बड़ा मेरी बात को. मैंने आपको अभी एक चीज़ पढ़ाई कि जो R ग्रुप होते हैं वो बल्की ग्रुप होते हैं, और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक भी क्या होते हैं? बल्की होते हैं. दोनों के दोनों बच्चों कैसे ग्रुप होते हैं? बल्की ग्रुप होते हैं. मैंने आपको अभी बताया. अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझे थोड़ा सा. अगर आपने मेरे से पूछा कि सर अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो मैं क्या सोचता हूं, पहले मैं वो आपको बताने वाला हूं. मेरे को क्या लगेगा? मेरे को ये लगेगा कि यार H+ को रिमूव करना है. H+ को रिमूव करने के बाद जो भी नेगेटिव बनेगा उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी हमें देखनी है. बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे ही सोचना है. फिर किसी ने कहा कि सर यहां पर तो नेगेटिव सेम है और वही डिट्टो नेगेटिव यहां भी बन रहा है, तो क्या फैक्टर, क्या डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आ रहा है सर मैथिल ग्रुप का,
और मैथिल ग्रुप करता है सर ऑर्थो पर प्लस H, मतलब ये डोनेटिंग टेंडेंसी शो करेगा और डोनेटिंग टेंडेंसी कभी भी नेगेटिव को नहीं चाहिए, इसीलिए बच्चों A ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और B कम एसिडिक हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आने लगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया तो यही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने क्या सीखा, ऑर्थो इफेक्ट। अब आप समझिएगा ऑर्थो इफेक्ट क्या है। ऑर्थो इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट में मैंने आपको यह समझाया था कि जैसे ही बल्कि ग्रुप आता है, जैसे ही बल्कि ग्रुप आएगा, क्या ये रेजोनेंस करने की जो टेंडेंसी है बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक के बीच में, क्या यहां पर रुकावट होगी, क्या ये रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप यहां पर प्रेजेंट हो रहा है। क्या सिंपल सी बात समझ में आई इतनी? तो मुझे बताएं, जब ये रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा और यहां तो रेजोनेंस फुल है, तो मुझे बताओ डोनेटिंग टेंडेंसी रेजोनेंस के थ्रू कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव को एक्सेस में इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। यहां मैं कह सकता हूं 100% रेजोनेंस है और यहां मैं कह सकता हूं लेस देन 100% रेजोनेंस है। और लेस देन 100% रेजोनेंस है, इसका मतलब वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है बच्चों। तो मुझे बताओ इस मैथिल ग्रुप की वजह से क्या फैक्टर वर्क किया, इस मैथिल ग्रुप की वजह से रेजोनेंस करने वाली टेंडेंसी क्या हो गई, समाप्त हो गई। रेजोनेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसका मतलब जो भी रेजोनेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ COO माइनस में होगा और ऐसे रेजोनेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और अभी आपने देखा फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें रेजोनेंस कहां होगा, O और O के बीच में भी होगा और C और O के बीच में भी होगा। लेकिन यहां जो होगा ये इफेक्टिव होगा। तो मुझे बताओ कहां नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, सेकंड में। तो आंसर आएगा बच्चों B इज मोर एसिडिक देन A। इसका रीजन मैं लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। तो आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेई वगैरह में बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये, तो आप इसको नोट डाउन करें। ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि आपने सोचा कि ये एक डोनेटिंग टेंडेंसी है, यहाँ पर कोई डोनेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये बेस्ट है, ये कम बेस्ट है। ये गलत हो जाता है बच्चों। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रखा है और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाने थे वो अब नहीं जाएंगे। तो बताइए ओवरऑल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आपको सिंपल सी बात यह समझ में आई कि अगर मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट है तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस अब जो भी होगा वो कहां होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच होगा और ऐसे रेजोनेंस को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्लियर? तो मेन पॉइंट आप लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछता है। मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां मैंने मैथिल लगा दिया, दिस इज 1। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां मैंने मैथिल लगा दिया, दिस इज 2। कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया एंड दिस इज 3। 1 2 3 में मुझे पूछा गया KA ऑर्डर। बहुत ध्यान से करो और कर लोगे, बहुत ध्यान से करो बच्चों। ट्राई कर लिया? मुझे बताओ इस मैथिल ग्रुप की वजह से यहां पर क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट जहां आएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सबसे टॉप मोस्ट हो जाएगी। इसका मतलब KA का ऑर्डर में 1 तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई।
क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ O और O में होगा, रिंग का रेजोनेंस O की तरफ डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं शो करेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन फैक्टर। क्लियर? लेकिन मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिपल्शन नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है तो ऑर्बिटल्स उस डिस्टेंस को मैटर नहीं करेगा और अच्छे से ओवरलैपिंग कर लेगा। लेकिन बच्चों 2 और 3 में अगर हम देखें तो क्या ये मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और मैथिल हमेशा क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और मुझे बताओ पैरा पोजीशन पे इफेक्ट क्या आएगा, प्लस एच आएगा। तो बताओ डोनेटिंग टेंडेंसी 3 में ज्यादा है, 2 में कम है, और नेगेटिव को डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं चाहिए, इसका मतलब 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3। तो इस तरीके से हमने KA ऑर्डर को बहुत अच्छे से सीखा। विद द हेल्प ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए सारी चीजें। आपको समझ में आया ऑर्थो इफेक्ट अपन ने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि आपसे गलती बिल्कुल ना हो, वरना आप ऑर्डर कुछ और ही निकालते, आप वहां पर सोचते हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका आंसर गलत आ जाता। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आपका आंसर गलत बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे इस इफेक्ट में कभी भी गलती हमें ना हो। चलिए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन अच्छा वाला। अब आप इसको ट्राई करें खुद से, मैं फिर डिस्कस करूंगा इसे। मैंने अब क्या किया, अब मैंने दोनों तरफ मैथिल ग्रुप लगा दिया। एक तरफ मैथिल ग्रुप लगा दिया, और यहां मैंने पैरा पर मैथिल ग्रुप लगा दिया। क्लियर? अब आप ध्यान दो, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फाइंड द ऑर्डर ऑफ KA। KA का मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेन। आपसे PKA भी पूछ सकता है, लेकिन हमेशा आपको KA निकालना पड़ेगा और फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन यहां लिखता हूं मैं, सॉल्व करें इसे, सोचें बच्चों अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, तो आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको इससे अच्छा लेवल कहीं नहीं मिलेगा, आप नोट कर सकते हैं, आप ये चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कहीं से भी। क्लियर? तो आपको मैं हर एक पॉसिबल अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। इसमें भी क्या निकालना है? KA ऑर्डर। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दोनों क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ठीक है, देखें सही होता है या गलत, कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है? KA का ऑर्डर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको निकालना है। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में मुझे ये बताएं, क्या कहीं आपको ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट है तो बताओ ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेस देन 100% ओवरलैपिंग। इतनी सी बात समझ में आती है। कैसी ओवरलैपिंग होगी? लेस देन 100%। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए ऐसे दोनों जगह ग्रुप लग जाएं, तो क्या अब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा? और जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो सोचिए, कभी भी अपने घर में दो ऐसे लोग हैं जिनमें लड़ाई हो जाए, अब उस लड़ाई को शांत करने के लिए अपन क्या करते हैं? उनका रूम चेंज कर देते हैं। लेकिन यहां तो कोई रूम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां एक काम कर सकते हैं, प्लेन चेंज कर सकते हैं, जिससे जो रिपल्शन फैक्टर है वो बिल्कुल क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। अब प्लेन चेंज करने से फायदा क्या हुआ? प्लेन चेंज करने से फायदा यह हुआ बच्चों कि जो भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस अब हो रहा था, अब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बताइए
केवल रेजोनेंस किसके किसके बीच होगा? COO माइनस के बीच होगा। इसका मतलब सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि यहां प्योर रेजोनेंस किस में हो रहा है? COO माइनस में हो रहा है। यहां थोड़ा बहुत रेजोनेंस होगा किसका? बेंजीन का, लेकिन यहां पूरा पूरा रेजोनेंस जाएगा। मैं कह सकता हूं यहां पर रेजोनेंस क्या होगा? 100% ओवरलैपिंग। और 100% ओवरलैपिंग है बच्चों, तो बताओ मेसोमेरिक फैक्टर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी अच्छा डोनेट करेगा और माइनस को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, सबसे तगड़ा एसिड 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। नोट कर ले बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है वो कुछ और दे दे, क्योंकि बल्कि ग्रुप कुछ भी दे सकता है। तो अब आपको सोचना है कि बल्कि ग्रुप की वजह से ऐसा क्या हो रहा है। बात करते हैं पहले वाले में। क्या पहले में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट देखते ही समझ में आना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर बात है? यहां कोई भी ग्रुप नहीं लगे तो यहां कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों यहां मुझे बताओ, क्या ये बल्कि ग्रुप है? साथ ही साथ ये भी बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है। तो मुझे बताओ, क्या अब रेजोनेंस जो है, क्या वो रेजोनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सिंपल सी बात बताओ। तो आपका आंसर है सर सब बल्कि है तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेन चेंज कर देगा। और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो पैरा पोजीशन पर होने के बावजूद ये नेगेटिव आई शो करेगा, बिकॉज ऑफ प्लेन चेंज। बिकॉज ऑफ प्लेन चेंज। क्लियर बात समझ में आती है? अब मैं बात करूं अगर मैं आपसे इस वाले कंपाउंड की, तो यहां कोई ग्रुप नहीं लगा है। कोई ग्रुप नहीं लगा है तो ये इजीली रेजोनेंस करेगा और यहां पर क्या शो करेगा? -m शो करेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि पैरा पर होने के बावजूद क्यों इसने -m शो नहीं किया? क्योंकि रेजोनेंस हो ही नहीं सकता था, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, प्लेन चेंज हो जाएगा। तो क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ -i लगेगा और यहां -m लगेगा। अब बताओ सेकंड में टेंडेंसी ज्यादा विड्रॉइंग की है या थर्ड में है? तो आपका आंसर होगा थर्ड में विड्रॉइंग टेंडेंसी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ऑर्डर आएगा 1 3 2। नोट कर ले बच्चों इसे। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे कैसे वो पूछ सकता है। अगर यहीं NO2 की जगह स्मॉल ग्रुप होता तो वो प्लेन चेंज नहीं करता बच्चों, क्योंकि प्लेन चेंज तब करेगा जब तीनों के तीनों क्या थे? बल्कि। और आपने देखा वहां तीनों के तीनों बल्कि थे। NO2 भी बल्कि था, मैथिल ग्रुप भी बल्कि था, और बच्चों उस साइड भी मैथिल ग्रुप क्या था? बल्कि था। इसका मतलब वहां पर प्लेन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए NO2 की जगह कोई स्मॉल ग्रुप होता तो प्लेन चेंज नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें बच्चों इसे। मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां मैंने NO2 लगा दिया, यहां मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया और थोड़ा सा एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों? COH लगाया और यहाँ मैंने CN ग्रुप लगा दिया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया? मैथिल ग्रुप, दोनों के दोनों लगा दिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने क्या किया? 2 बल्कि ग्रुप लगा दिए और यहाँ पर भी मैंने क्या किया? 2 बल्कि ग्रुप लगा दिए। अब मेरा क्वेश्चन है 1 2 और 3 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा। क्या पूछ रहा हूँ मैं? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सोचें, क्वेश्चन को सोचें अच्छे से और ये सोचें कि स्मॉल ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है। स्मॉल है तो रिपल्शन नहीं होगा, बल्कि है तो रिपल्शन होगा। मैं इधर एक और क्वेश्चन लिखता हूं।
चलिए मुझे बताएं दोनों क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, सॉल्व करें, सोचें। और यहां पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये है स्मॉल ग्रुप और ये है बल्की ग्रुप। अब आप सोचें बच्चों कि बल्की ग्रुप है और स्मॉल ग्रुप है तो क्या डिफरेंस होगा। बल्की है तो क्या करेगा, स्मॉल है तो क्या करेगा। इन चीज़ों को सोचोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों। इस बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, जेईई में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला COH है, H निकलेगा, NO2 -M शो करेगा क्योंकि कोई भी ग्रुप बल्की नहीं लगा, सिंपल। H निकलेगा, यहां कोई ग्रुप बल्की नहीं है तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। लेकिन NO2 बल्की है, ये भी बल्की है और ये भी बल्की है। इसका मतलब बच्चों क्या यहाँ पर इनके फैक्टर की वजह से ये प्लेन चेंज हो जाएगा, और प्लेन चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ रेजोनेंस NO2 और बेंजीन रिंग के बीच नहीं होगा, तो NO2 का सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, -I। क्लियर बच्चों। CN क्या सा ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है स्मॉल ग्रुप। और जब स्मॉल ग्रुप की बात होती है तो स्मॉल ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता। स्मॉल ग्रुप इजीली रेजोनेंस कर सकता है, उसे बल्की ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, और स्मॉल है तो ये -M शो करेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। अब NO2 और CN में -M किसका ज्यादा होता है, मुझे पता है -M हमेशा NO2 का ज्यादा होता है, किससे, CN से। तो मुझे बताओ ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। आंसर इज 1 3 2। क्लियर बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी कुछ वैसा ही है, लेकिन अभी आपको यहां पर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, ध्यान दें। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं सोच रहे हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। इसका मतलब मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास डेल पॉजिटिव अच्छा है, इसके पास O के पास डेल नेगेटिव अच्छा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सेस में होगी और दोनों तरफ से होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और H+ जितनी जल्दी रिलीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि H+ डोनेटिंग टेंडेंसी ही क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक साइड ही है, इसका मतलब कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां अच्छी है बच्चों, 1 में। तो मैं कह सकता हूं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर, नोट कर ले बच्चों इसे। आइए कुछ सिंपल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे OH है, NO2 है, OH है, NO2। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मुझे बताएं Ka का ऑर्डर क्या होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन बताता हूं मैं। NO2 हो गया, CHO हो गया, यहां CHO ग्रुप हो गया, और यहां पर मैंने लगा दिया बच्चों Cl ग्रुप। चलिए ये चारों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ऑर्डर ऑफ Ka बताना है। क्या बताना है, Ka का ऑर्डर बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों, Ka का ऑर्डर। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए और करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ। आज अपन इस एसिडिक स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, मेसोमेरिक के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, वहां पर भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जिनकी वजह से एक्सेप्शन माने जाते हैं वो, तो उन्हें भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता बच्चों, एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं उस पर वेरी नहीं करता, उस पर वैलिड नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कुछ अलग है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को अगर हम समझ लें
तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि 1 में ऐसा क्या हुआ और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि H कहां से निकालें, O से, तो H कहां से निकाल दिया आपने, ऑक्सीजन से। क्लियर? इस NO2 को देखो तो ये क्या है बच्चों, बल्कि, साथ ही साथ मैथिल ग्रुप भी क्या है, बल्कि, और दोनों बल्कि ग्रुप है बच्चों। तो बताओ बल्कि बल्कि के बीच में इतना रिपल्शन होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर जाएगा, तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस 0% होगा। और बताओ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I। अब यहां पर बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप है, अब स्मॉल ग्रुप है बच्चों और ये है बल्कि, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस 100%, रेजोनेंस क्या होगा 100%, और साथ ही साथ ये भी इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब ये क्या शो करेगा, -M इफेक्ट। बताओ विड्रॉइंग टेंडेंसी 1 में ज्यादा है या 2 में, तो क्लियरली समझ में आता है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, और यही होगा बच्चों Ka का ऑर्डर। क्लियर, समझ में आता है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे से सोचिएगा हर एक पॉइंट को, बहुत इजी है। आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए कोशिश करें। सबसे पहले H कहां से निकालेंगे, ऑक्सीजन से ही निकालेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? निकाल दिया भाई, सिंपल। अब बताएं NO2 ग्रुप पैरा पे लगा है, पैरा पे लगा है बच्चों, तो ये क्या शो करेगा, -M शो करेगा। पैरा पे लगा है, पैरा पे क्या शो करेगा, रेजोनेंस फैक्टर ही शो करेगा, तो ये भी -M शो करेगा। CHO कहां लगा है बच्चों, मेटा पे लगा है, और मेटा पे लगा है तो ये क्या शो करेगा, -I शो करेगा। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन में कभी भी रेजोनेंस फैक्टर वेरी नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो हैलाइड हमेशा इंडक्टिव शो करता है, चाहे कहीं भी लगाओ। अब बताओ कंपेयर कर सकते हो, 1 2 में -M है, 3 4 में -I है, तो क्या 1 2 ज्यादा Ka होगा और 3 4 में कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक से टेंडेंसी क्या होती है, विड्रॉइंग टेंडेंसी काफी अच्छी होती है। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है मेरे पास? ठीक, तो मुझे बताओ सबसे तगड़ा NO2 -M होगा या CHO? तो आप ध्यान रखना -M में NO2 सबसे अच्छा होता है, देन CHO होता है। क्लियर? तो मुझे बताओ सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा, 1 के बाद कौन होगा, 2, क्योंकि दोनों मेसोमेरिक है। थर्ड और फोर्थ क्या है, इंडक्टिव है। अब थर्ड और फोर्थ में इंडक्टिव किसका ज्यादा होगा, मुझे बताओ, कार्बोनिल ग्रुप का ज्यादा होगा या हैलाइड का ज्यादा होगा? क्या मुझे पता है कि मैंने सीख रखा है, मैं इंडक्टिव अपन ने पढ़ा था तो अपन को यह समझ में आया था कार्बोक्सिलिक के बाद आता था क्या, ध्यान आया, सबसे तगड़ा NH3 NF3+, NR3+, देन NO2, देन CN, देन कार्बोक्सिलिक, देन हैलाइड, देन आता था कार्बोनिल। तो बताओ हैलाइड की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि जस्ट क्लोरीन से कनेक्टेड है और जस्ट ये कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब कौन होगा, 4, और 4 के बाद क्या होगा, 3। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से सीखा, एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर किया, सारी चीजों को सीख लिया। इससे बाहर आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है उसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ में हमें अच्छे खासा कॉन्सेप्ट सीखना है, अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल तैयार रहें और चीजों को फुल रिवाइज कर लें, क्योंकि अब आपके पास रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हैं? तो उनको सबको रिवाइज कर लो, जिससे बहुत तगड़ा हो जाएगा सब कुछ। और फिर अपन आइसोमेरिज्म, GOC ये सब तगड़े हो गए ना, तो अपना 11th बहुत अच्छा हो जाएगा।